नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे लोकायुक्त को लेकर हुए बवाल की। एक नया बवाल उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सामने आया है। लोकायुक्त को लेकर सरकार शुरू से ही लगातार विवादों में रही है। पहले राज्यपाल ने कई दफा नाम फाइनल नहीं किया, फिर हाईकोर्ट और सरकार के बीच नामों को लेकर विवाद खड़ा हुआ। अब एक अखबार ने दावा किया कि लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर जो लिस्ट मांगी गई थी उनमें 30 मृत न्यायाधीशों के नाम शामिल थे। रजिस्ट्रार के ऑफिस से 1991 की सारी लिस्ट मंगाई गई थी, जिसमें मृत न्यायाधीशों के नाम भी थे। अब इस पर चर्चा हुई या इस पर चर्चा नहीं हुई, फिलहाल यह खुलासा हुआ है। विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अखबार के दावे को खोखला बता रहे हैं। मौर्य ने कहा कि उन लिस्ट पर चर्चा नहीं हुई जिसमें मृतकों के नाम थे। दरअसल इतनी पुरानी लिस्ट ये मांगी गई थी, इसलिए सभी के नाम इसमें शामिल थे जो रिटायर हो चुके हैं, 1951 में रिटायर हो चुके थे, या फिर वो 30 लोग जो कि मृत हैं, उनके नाम भी इस लिस्ट में शामिल थे। अब इस पूरे प्रकरण का सच क्या है, ये जांच के बाद ही पता लगेगा। इस बात को लेकर आज बात करेंगे हम लोकतंत्र में। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति विवादों में काफी लंबे समय से लगातार फंसी हुई नजर आती है। अब मृत न्यायाधीशों के नाम पर विचार को लेकर नया हंगामा सामने आया है। दरअसल बता दें आपको कि सरकार ने रजिस्ट्रार से 1991 से रिटायर हुए सभी जजों की लिस्ट मांगी थी, जिनमें उन सभी जजों के नाम भी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ ये चीज कही है कि वैसे लिस्ट पर बातचीत नहीं हुई जिनमें मृत लोगों के नाम शामिल थे। मौर्य ने यह भी कहा कि उन लिस्टों पर बात हुई जिन्होंने लोकायुक्त बनने के लिए खुद जिन लोगों ने इच्छा जताई थी। लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका और अखिलेश सरकार इस वक्त आमने सामने खड़े हैं। इस मामले पर पहले से ही राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी तकरार चल रही है और अब देखना होगा कि आगामी संभावनाएं क्या बनती हैं। जो पिछला पूरा समय रहा है लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर जो बवाल जो मचे रहे हैं, उनमें क्या क्या ऐसी अनदेखी अनछुई बातें हैं जो अभी भी छिपी हुई हैं। मुख्यमंत्री आवास से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय कर चुका लोकायुक्त नियुक्ति का मामला अब विवादों में है। आखिर क्या है पूरा मामला? लोकायुक्त जैसी संवैधानिक पद की नियुक्ति को लेकर मचे घमासान का असल जिम्मेदार कौन है? आखिर मृत न्यायाधीशों के नाम पर विचार कैसे किया जा सकता है? 2011 के बाद भी रिटायर होने वाले जजों में भी 2 सूची बनाई गई। एक और सूची वो जज जिन लोगों ने लोकायुक्त पद हेतु खुद आवेदन किया था, और शेष वो जज जिन्होंने आवेदन तो नहीं किया था लेकिन 2011 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। तो इस सूची में इस प्रकार की कोई कहीं बात देखने को नहीं आई। इसलिए जो सूची पर किसी प्रकार की चर्चा ही नहीं हुई, उसमें कौन मरा कौन जिंदा है, उसके लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मौर्य की सफाई से एक बात तो साफ होती है कि मृत न्यायाधीशों के नाम पैनल को भेजा गया था। वो बात अलग है कि उस पर विचार नहीं किया गया। तो वहीं कानून के जानकार इसको एक भारी चूक बता रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर कैसे मृत न्यायाधीशों का नाम पैनल के सामने भेजा गया। हाईकोर्ट को जब लिस्ट भेज रही है और वो भी एक चीफ मिनिस्टर और गवर्नर नेता विपक्ष के हो, तो वो लिस्ट तो अपडेट होना चाहिए, और उसमें अपडेट में जबकि स्टेटस होना चाहिए कि कौन कहाँ है, कब रिटायर हुआ है और कब उसके है कि नहीं है। कि तो मैं समझता हूँ ऐसा तो इस तरह की गलतियाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल फंक्शन में इस तरह गलतियाँ, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनली अगर करते हैं तो बड़ा आपत्तिजनक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें लिस्ट प्रॉपर भेजना चाहिए था। सीबी पांडे का कहना है कि लोकायुक्त चयन प्रक्रिया में जिस तरीके से न्यायपालिका और अखिलेश सरकार आमने सामने है वो बेहद गंभीर है। उनका ये भी कहना है कि अखिलेश सरकार को इसका खामियाजा सुप्रीम कोर्ट में भुगतना पड़ सकता है। और मैं समझता हूँ कि 19 तारीख को अगर, जो कि बहुत संभावना है, देखिए एक तरह से मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई टिप्पणी कर दी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कि इन्होंने गलत किया है, या इसको उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी की कि इन्होंने गलत ढंग से अपने चाहने वाले को लोकायुक्त कराना चाहते हैं, तो उसमें शीशा लेदर बहुत हो चुकी होगी उत्तर प्रदेश सरकार की। ऐसे में एक बार फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अखिलेश यादव ने लोकायुक्त चयन को मुद्दा क्यों बनने दिया। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है, जहां इस मामले में 19 जनवरी को सुनवाई होनी है। चाहे वो चयन प्रक्रिया हो, चाहे सूची का मामला हो, चाहे फिर लोकायुक्त एक्ट का मामला हो, हर पर सवाल खड़े किए गए।
एक वर्ग का ये भी कहना है कि जिस तरीके से खतो किताबत हो रहा है वो बेहद खतरनाक है। तो वकीलों का एक वर्ग का ये भी कहना है कि लोकायुक्त एक्ट के अनुसार कभी भी चयन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। कैमरामैन मन्ना के साथ खुर्रम निजामी, APN लखनऊ। और उस वक्त तमाम हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन तमाम चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मोहम्मद शाहिद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। साथ ही साथ हमारे पास विजय बहादुर पाठक जी हैं, BJP प्रवक्ता हैं। हमारे साथ AICC के सदस्य ओमकार नाथ सिंह जी हैं और पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मोहम्मद शाहिद, 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है कि हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स लगातार चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार की। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है, कई दफा सुप्रीम कोर्ट से तलब किया जा चुका है, खुद राज्यपाल बार बार इस बात को कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोकायुक्त की नियुक्ति है कि होने का नाम नहीं ले रही। आखिरकार कब तक हम माने कि भाई कब तक लगातार ये चीज जारी रहेगी और कब जाकर सरकार मानेगी तमाम चीजों को, कब जाकर लोकायुक्त की नियुक्ति सरकार करेगी? देखिए आनंद भाई, बड़ा एक गंभीर सवाल और बड़ा गंभीर आपने जो बहस रखी है बहुत गंभीर है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर राजनीतिकरण किया जा रहा है दूसरे के दलों के द्वारा या और भी लोगों के द्वारा, ये बड़े अफसोसनाक बात है। आप ये देखिए पूरे देश में शायद साहब दूसरे लोगों को बोलने का मौका इसलिए मिलता है क्योंकि समाजवादी पार्टी इसमें कोई सकारात्मक कदम उठा नहीं रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में जब ये केंद्र सरकार जब से और ये जब उत्तर प्रदेश में महामहिम राज्यपाल जब से नियुक्त हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने राजनीतिकरण किया है महामहिम राज्यपाल के पद का, आपकी आवाज नहीं आ रही आनंद भाई, आवाज नहीं आ रही। शायद साहब मैं आपको कह रहा हूं कि विपक्षी लोगों को बोलने का मौका इसलिए मिला क्योंकि सरकार ने कोई सकारात्मक कदम उठाया नहीं लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर का। हर दफा कोई ना कोई टाल मटोल सरकार करती आ रही, कभी नियम बदलने की बात की जाती है, कभी सीधा सीधा DY चंद्रचूड़ को मुख्यमंत्री की तरफ से। आवाज ना आपकी आ रही है ना मेरी आपके पास जा रही है। चलिए, कुछ तकनीकी खामी होगी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा इस खामी के सही होते ही। आपको बता दें कि इस वक्त बाकी तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। विजय बहादुर पाठक हमारे साथ हैं, ओमकार नाथ सिंह हमारे साथ हैं, चंद्रभूषण पांडे हमारे साथ हैं। विजय बहादुर पाठक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो अभी शाहिद साहब कह रहे थे कि विपक्षी पार्टियां लगातार राजनीतिकरण करने की कोशिश करती हैं, तो क्या इसके पीछे एक सच ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी सरकार अपनी गतिविधियों से और कोई सकारात्मक कदम ना उठाकर एक मौका देती है विपक्षी लोगों को, विपक्षी लोग खोलकर इस बारे में उनके ऊपर आरोप लगा सकें? अनंत, आज हम जब चर्चा कर रहे हैं तो एक मीडिया रिपोर्ट में लोकायुक्त को लेकर सारी बातें अखबारों में आई है। बिल्कुल, कब कब क्या हुआ, कब क्या पत्र लिखा गया, कैसे लिखा गया और मुख्यमंत्री का क्या रोल और क्या रवैया रहा। स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी के मुखिया भी हैं अखिलेश यादव और राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, तो सवाल जरूर उठता है कि क्यों वो चाहते हैं कि वो जिसे पसंद करें वही उन संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग हो। लगातार उन संवैधानिक संस्थाओं पर अपने दल के समर्थित व्यक्ति को बैठाने की कवायद में सरकार जुटी। कहीं न कहीं लोग न्यायालय गए और न्यायालय में आपने देखा कि कैसे उस सेवा आयोग के सदस्यों की को बर्खास्त किया। अनिल यादव लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को लेकर तमाम सारी बातें हुई, उनकी नियुक्ति को लेकर सारे सवाल खड़े हुए। यहाँ लोकायुक्त के प्रकरण पर भी जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये ठीक है कि सत्ता ये आरोपों के विपक्ष को आरोपी करे, मीडिया को आरोपी करे, लेकिन तथ्य यह है कि अगर लोकायुक्त की बात वो अपने घोषणा पत्र में करते हैं कि एक सशक्त लोकायुक्त देंगे और 4 वर्षों तक वो कागजों में ही उलझे रहते हैं, अपने व्यक्ति को चयन कराने में लगते हैं, तो ये बात उठेगी कि नहीं उठेगी? बिल्कुल। पहली बार भी जिन माननीय न्यायाधीश के बारे में चर्चा हुई उसमें जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें तथ्य सामने आए हैं कि उनके परिवार के 2 लोग इम्पैनलमेंट हैं सरकार का मुकदमा लड़ने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी के रिश्ते थे और उन रिश्तों के आधार पर अगर एक व्यक्ति के बारे में सब लोग नहीं बात कर रहे हैं तो दूसरे नाम पर विचार करना चाहिए, तीसरे नाम पर विचार करना चाहिए। और पूरी घटना का लब्बो-लुआब यह है कि सरकार उस पर जिस नाम पर यह तय हो गया कि इसको आपत्ति है, सहमति न बन पाना दूसरा विषय है, लेकिन अगर किसी नाम पर आपत्ति है तो सामान्य मर्यादा यह कहती है और उस बैठक में अगर यह आश्वस्त किया गया कि इस नाम को प्ली नहीं किया जाएगा तो उन मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिए। यहाँ तो उस मर्यादा का भी चरण हुआ। बिल्कुल, देश की सर्वोच्च अदालत में जो बातें कही गई और जो बातें अखबार में आई, स्वाभाविक है जो समिति के सदस्य 3 लोग हैं उन्हीं की जानकारी में है, मेरी भी जानकारी में उसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर है, लेकिन जो आई हैं वो तो
बहुत हैरत अंगेज करने वाली हैं। बिल्कुल ओमकार नाथ सिंह सरकार- जी, हैरानी तब होती है ओमकार नाथ सिंह जी कि जब 396 नामों की एक लिस्ट बनाई जाती है। इस लिस्ट में 36 नाम तकरीबन ऐसे होते हैं जो कि व्यक्ति जिंदा ही नहीं। आखिरकार किस आधार पर ऐसी लिस्ट बनाई जाती है? गनीमत लेकिन ये रह जाती है कि उन नामों की लिस्ट पे जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक बयान में कहा है कि उन नामों पर डिस्कशन नहीं किया, इसलिए वो बच गए। हो सकता है वरना ऐसा भी कहीं ऐसा नहीं हो जाती संभावना कि उन 36 नामों में से कोई नाम आगे प्रस्तावित कर दिया जाता है, जैसे कि मौजूदा हालात हैं लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार के। देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर ये सब काम किया हुआ लोकायुक्त के मामले में, उसमें जितनी भी उनकी गलती हो वो एक तरफ रखी जाए। लेकिन जो ये लिस्ट आई है ये तो हाई कोर्ट से आई है, ये तो रजिस्ट्रार ने भेजी है। तो कम से कम रजिस्ट्रार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि भाई जो मृत्यु हो चुके हैं और ये किस पर्पस के लिए दी जा रही है लिस्ट, कम से कम उसके हिसाब से मृतक लोगों का नाम नहीं इसमें देना चाहिए था। ये हाई कोर्ट ने क्यों गलती की, किस लिए गलती की, ये समझ में नहीं आ रही है। ओमकार नाथ सिंह, इसमें तथ्य ये भी तो है कि सरकार की तरफ से जो लिस्ट मांगी गई थी वो 1951 के बाद के तमाम जजों की मांगी गई थी, उसमें कोई लागू नहीं किया, उसमें तमाम लोगों के नाम मांगे गए थे। तो ये चीज तो सरकार को अपनी स्पेसिफिकेशन रखनी चाहिए थी ना। सिस्टम ये है कि जीवित जो है वही तो सरकार को इनको जीवित भेजना चाहिए था, या जो लिस्ट भेजी तो उसमें लिख देते कि ये नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब वो जांच के बाद पता लग रहा है, अगर वो सर्वोच्च न्यायालय में जाती है तो निश्चित रूप से सरकार की किरकिरी तो होती ही, हाईकोर्ट की भी किरकिरी होती। ऐसा नहीं कि हाईकोर्ट इससे बरी हो जाता। बिल्कुल भाई दोनों लोगों की किरकिरी होती। हम समाजवादी पार्टी की आलोचना कर सकते हैं कि वो फला आदमी को बनवाना चाहते हैं, लेकिन एक जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है और उसके हिसाब से कोई एक चीज सामने आनी है तो उसमें तो कम से कम सूचना तो सही आनी चाहिए। उसके बाद अगर वो सरकार गलती करती तो उसकी आलोचना की जाए। मैं पाठक जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि उन्होंने अपने आदमियों को बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन इसमें तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि सरकार की आलोचना की जाए। सबसे पहले तो इसमें हम समझते हैं हाई कोर्ट के पार्ट की गलती है और उसकी जांच होनी चाहिए, और तब उसके बाद जब ये कुछ करे तब उस पर आगे कार्रवाई हो। चलिए ओमकार नाथ जी, लेकिन अगर सिर्फ इस लिस्ट की बात छोड़ दी जाती है, सिर्फ एक बिंदु का बीच से हटा देते हैं, उसके बाद जो तमाम बिंदु सिलसिलेवार तरीके से सामने आते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ की कमेटी की तरफ से साफ आरोप लगता है कि वीरेंद्र सिंह को अगर बनाया गया है तो वीरेंद्र सिंह का नाम वो डिस्कशन में कभी डिस्कस ही नहीं किया गया। जो लिस्ट डीवाई चंद्रचूड़ के सामने रखी गई थी, डीवाई चंद्रचूड़ साफ तौर पर सीएम अखिलेश यादव को 6 पत्र लिखते हैं इस बाबत कि आप इन चीजों को हटा दें और ये लिस्ट उनको मान्य नहीं है। तो उसके बावजूद भी, और उसके बाद आपको और वो अल्फाज पढ़ के सुनाता हूं जो चीफ मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस के लिए लिखा था। उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि इट इज नॉट पॉसिबल नॉट फीजिबल टू कंटिन्यू फर्दर कंसल्टेशन विद यू। अगर एक ही कमेटी में सीएम लिख देते हैं साफ तौर पर चीफ जस्टिस को कि आपके साथ बात करना आगे संभव ही नहीं हो सकता, फिर हम कैसे मान लें कि पारदर्शिता के साथ और सफाई के साथ सरकार जो आगे काम कर रही है नियुक्ति को लेकर? मैं पारदर्शिता की बात नहीं कर रहा हूं और मैं चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट की भी बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जो कहा है उस पर तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया, उस पर चीफ जस्टिस ने लिखा है, उनको जो भी लिखा हूं वहां पर वो एक अलग चीज है। यहां पर अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जब एक लिस्ट मांगी गई थी तो वो लिस्ट तो ऐसी आनी चाहिए थी। अच्छा, इन्होंने अगर ये किसने देखा कि ये मृतक लोगों के नाम है? ये तो सरकार ने देखा है ना। अगर सरकार इसको में से किसी को छांट के वहां पहुंचा देती तब तो बात समझ में आता है कि सरकार ने लापरवाही की। तो लापरवाही तो सब तरफ से हो रही है। लापरवाही न्यायपालिका की तरफ से भी हो रही है, लापरवाही सरकार की भी तरफ से हो रही है। और ये हमें ऐसा लगता है कि सब लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है कि हम उनके नहीं सुनने वाले हैं, वो हमारी नहीं सुनने वाले हैं। पूरा क्यास की स्थिति लोकायुक्त के चयन में हो गई है। तो आप कह रहे हैं कि न्यायालय की तरफ से जानबूझकर लापरवाही की गई है, आप ही कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए आखिर लापरवाही कैसे हुई है। ओंकार भाई, जो जानकारी है, जो तथ्य आप रख रहे हैं, तो सरकार ने सूची किस पर्पस से मांगी थी और किस संदर्भ में मांगी थी? अगर केवल ये सरकार का विशेषाधिकार, मैंने इसीलिए कहा नहीं, सरकार का विशेषाधिकार है। आपकी जानकारी में नहीं है, आप समाजवादी पार्टी के पक्ष में या आपकी बात सही है, लेकिन हमारी आपकी जानकारी में तो यह नहीं है कि सरकार किस रेफरेंस में मांगी थी कोर्ट से। नहीं, आपकी बात सही है। और स्वाभाविक है कि जब एजेंडा रखा तो सरकार के पास न्याय विभाग है। आदरणीय चंद्रभूषण पांडे जी जब इस बात पर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है इसको विस्तार से करेंगे। सरकार में रहा हूं, लेकिन जो कंटेंट और सूचनाएं मांगी जाती हैं, देते समय जो लोग नहीं रहते हैं उसके आगे लिखा जाता है। हाँ, तो अब ये चीज लिखी जाती है, ये लिखा जाना चाहिए। उस बेसिक लिस्ट में
क्या था क्या नहीं था ये तो सरकार के ही पाले पर है। हाँ, जो ये बात मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनके आधार पर ही हमारी आपकी जो जानकारी है उस जानकारी पर है। लेकिन ये गंभीर बात है कि कैसे जो मृतक लोग हैं उनका भी इम्पैनलमेंट में नाम आया, सरकार की तरफ से आया, कोर्ट की तरफ से आया, सरकार ने क्या चिट्ठी लिखी क्या नहीं लिखी। क्योंकि अभी जब मैं सुन रहा था आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो चूंकि घिरे हुए हैं तो उन्होंने कहा कि साहब वो लोगों ने आवेदन किया। मुझे नहीं लगता कि कोई लोकायुक्त के लिए किसी ने आवेदन किया होगा। पांडे जी जब चर्चा करेंगे तो उस पर विस्तार से रखेंगे। तो जब नहीं किया तो दरअसल ये सब मिला जुला खेल है बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का। अब ये सारे बातें खुल गई हैं, सवाल ये तो भी हर होता है आदमी ना कि अपने आखिरकार अपने लोगों के पक्ष आवेदन के ऊपर दे रहा चर्चा है। कब से होने लगी। चाहेंगे तो सबकी अच्छा पद मिले, लेकिन जो योग्य लोग हैं उनके ऊपर तो सरकार खुद उनका नाम नहीं तो चुनकर कब मांगेंगे आवेदन? हाँ, नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है कि लोकायुक्त के लिए किसी भी जज ने आवेदन नहीं किया था, ना मांगे गए थे। तो ये बात ठीक कैसे है। बात ये और आपके चैनल पर नेता सदन को हम नेता प्रतिपक्ष को हम सुन रहे हैं। सही बात है। चंद्रभूषण पांडे जी हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं। पूर्व न्यायाधीश हैं, बेहतर तरीके से समझता है कि कानूनी प्रक्रिया जिस तरीके से पूरी चल रही है उसमें क्या सही है क्या गलत है। चंद्रभूषण पांडे जी, आपसे मेरा यही सवाल रहेगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार कहा जा रहा है प्रदेश सरकार की लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, उसके बावजूद भी जो ढुलमुल रवैया सरकार का नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ पेच बार बार फंसा दिया जाता है। जो पेच है, पेच किस बात का है? पेच इस बात का है कि लोकायुक्त किसको नियुक्त किया जाए। लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए जो व्यवस्था है कानून में, वो बहुत सामान्य व्यवस्था है। वो सामान्य व्यवस्था है कि जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं उन्हीं में से किसी को लोकायुक्त नियुक्त करना है। अब हाई कोर्ट जजेस को आप और कैसे नियुक्त करना है, वो तीनों को बैठ के नियुक्त करना है, चीफ मिनिस्टर और नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस। उनके कंसल्टेशन का प्रोसेस है, मतलब एक आपस में बातचीत करके और सहमति बना के उनको नियुक्त करना है। सिंपल सी प्रक्रिया है। अब इसमें इतना पेच क्यों फंस रहा है? पेच फंसने का तो कोई कारण होगा ना। कोई चाहे इसमें से अगर बार बार ये बात सामने आ चुकी है, मीडिया के थ्रू आ चुकी है, तमाम प्रोसेस जो स्टार्ट किए गए हैं उनके सिलेक्शन में, उसमें भी बात आ चुकी है कि वर्तमान सरकार किसी खास व्यक्ति को लोकायुक्त नियुक्त करना चाहती है। अब वो नियुक्त करना चाहती है, ये आरोप गलत हो ऐसा ही वो अलग बात है। लेकिन ये बात चारों तरफ से उठ रहा है कि सारी जो प्रक्रिया में जो जटिलता पैदा हुई है वो इस नाते जटिलता हुई है कि सरकार किसी खास व्यक्ति को नियुक्त करना चाहती है। अब उस खास व्यक्ति पर अगर आम सहमति बन जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती, चीफ जस्टिस मान जाते और नेता विपक्ष मान जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब तक कभी लोकायुक्त नहीं है। अब आप ये देखिए कि कितना गंभीर बात है। अभी तक तो चीफ जस्टिस, ये आज तक तो कभी हुआ नहीं कि जब आम सहमति का प्रक्रिया चलाई गई, उस आम सहमति के प्रक्रिया से चीफ जस्टिस असंतुष्ट हुए और असंतुष्ट इतने इस स्तर तक हुए, उस पूरे प्रक्रिया को उन्होंने कहा एक तरह फार्स, उन्होंने कहा पूरी प्रक्रिया ही गलत है, पूरी प्रक्रिया जो अधिनियम के अनुसार होना चाहिए वो नहीं हुआ है। वो इस स्तर तक चले गए कि उन्होंने चीफ जस्टिस को ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा और फिर उन्होंने गवर्नर को चिट्ठी लिखा। बिल्कुल। और गवर्नर की चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने सारी बातें लिख दी कि कोई जो प्रोसेस है वो नहीं हुआ। अब आके जो गंभीरता इस मामले में और आ गई है वो आके आई है कि नेता विपक्ष के कहने से। हालांकि नेता विपक्ष को मालूम नहीं है, वो नहीं जानते हो कि आवेदन किया जाता है, आवेदन नहीं किया जाता है, उनकी समझदारी कम है। लेकिन उसमें नाम आते हैं, जैसे लिस्ट आई, नामों में कैसे शॉर्ट आउट करते हैं एक अलग प्रक्रिया है। ओकार जी कह रहे हैं कि वो गलत हाईकोर्ट ने किया, ये लिस्ट क्लरिकल लेवल से आती है, कोई चीफ जस्टिस नहीं भेजते हैं। रजिस्ट्रार के द्वारा, वही क्लरिकल रजिस्ट्रार के द्वारा, नहीं वो क्लरिकल थोड़ा सा न्याय विभाग नहीं, उनकाड़ा जी, माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के द्वारा कोई भी जारी और उसमें उनकी सहमत के लिस्ट दरअसल हमारा मुद्दा आज ये है ही नहीं कि लिस्ट कहां से आती है। हमारा ये मुद्दा है कि लोकायुक्त की नियुक्ति आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रही है, क्यों आखिरकार बार बार उसमें पेच फंसाए जाते हैं। जैसे देखिए ये तो अब ये अहम सवाल ये है, वो अहम सवाल ये है कि जब लोग इन्होंने लिख दिया, नेता विपक्ष ने, जब नेता विपक्ष ने ये लिख दिया कि उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी, वो भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो कह रहे हैं सही है। तो जब दो आदमी कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल कंसल्टेशन नहीं हुआ, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत साफ हो गया। जो अभी तक संदेह था सुप्रीम कोर्ट में क्या सुप्रीम कोर्ट कैसे उस पर विचार करेगी, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दो आदमी ने ये कह दिया कि उनके कंसल्टेशन में उनका नाम ही नहीं था जिसका नाम भेजा गया। उस पैनल में जो लोग इम्पैनल हुए थे जिस पे विचार करना था, उसमें दो इनका नाम नहीं था। तो 3 सदस्यों में से जब 2 सदस्यों ने मना कर दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सिवाय इसके कि अगर वो नाम भेजा गया
तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, चाहे मुख्यमंत्री जिम्मेदार हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार हो या न्याय विभाग जिम्मेदार हो, अगर आप सिवाय इसके कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के करने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि 19 तारीख को इस मामला एक बड़ा गंभीर रूप ले सकता है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, चाहे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, चाहे चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ या अन्य अधिकारियों के खिलाफ, तो किसी न किसी को जाना ही होगा उत्तर प्रदेश की नौकरी से, चाहे चीफ सेक्रेटरी हटाया जाए। अगर चीफ मिनिस्टर हटाए जाते हैं तो सारे नेता जो यहाँ बैठे हुए हैं, पाठक जी बैठे हुए हैं, ओंकार नाथ जी बैठे हैं, शाहिद जी भले न कहे लेकिन सब कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर जी आप इस्तीफा दीजिए, आप संविधान के अनुसार देश प्रदेश को नहीं चला पा रहा, इसलिए आपको संविधान के अनुसार चला नहीं पा रहा है और आपको पता नहीं। लेकिन आप भी ये ध्यान रखें और ये भावनाओं मांग का, करेंगे कि नियमों इनको का, बर्खास्त किया जाए। प्रावधानों का। ठीक आनंद है जी, शाहिद साहब, अब आपके पास में आता हूं। अब आप अपनी जवाब दीजिए इस बारे में कि जब लगातार सिलसिलेवार तरीके से बार बार चेताया जाता रहा है प्रदेश सरकार की कि लोकायुक्त की नियुक्ति सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए, उसके बावजूद भी क्यों आखिरकार ऐसा होता है कि 3 लोगों के सदस्य की जो कमेटी बनती है उसमें 2 लोग सहमत हो जाते हैं एक मुद्दे के ऊपर, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो है अखिलेश यादव जो है वो अलग लीक पर चलते नजर आते हैं और वो सिर्फ नामों की बात को लेकर अलग चलते नजर आते हैं। और खुद राज्यपाल भी डीवाई चंद्रचूड़ के बिहाफ से ये लिख चुके हैं एक पत्र सीएम अखिलेश यादव को कि आप उनको फोर्स ना करें अपने चुने हुए व्यक्ति को इस पद पर आसीन करने का। देखिए आनंद जी, सबसे अहम सवाल ये है कि 15-16 दिसंबर को बैठक जो हुई माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश और नेता विपक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी, 15 और 16 की बात कर रहा हूँ, 15-16 दिसंबर की बात, और उसमें जो नाम तय हुआ 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर की जो नाम वहाँ भेजा गया लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर, उसमें नेता विपक्ष की सिग्नेचर भी है, उसमें उसी नेता विपक्ष उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब का भी उसमें सहमत नहीं, उत्तर प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं उत्तर प्रदेश के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तीनों लोग बैठक में थे और उसमें नाम एक सहमत हुई और वो नाम भेज दिया गया, लोकायुक्त नियुक्ति का हो गया। बात यहाँ पर एक सबसे अहम है, मैंने पहले जब आप डिस्कनेक्ट हो गया था फोन पर, जिस तरह से महामहिम राज्यपाल के द्वारा इसके अंदर राजनीति की जा रही है, ये बड़े अफसोसनाक बात है। एक संवैधानिक संकट कहीं ना कहीं खड़ा होने का कहीं खड़ा होता दिख रहा है। जिस तरह से महामहिम राज्यपाल संकट आपको नजर आ रहा है शाहिद साहब राज्यपाल की तरफ से, आप बताइए 3 सदस्यीय कमेटी थी, डीवाई चंद्रचूड़ कह चुके हैं कि वीरेंद्र सिंह का नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं था जो लिस्ट उसके सामने कही गई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात के ऊपर सहमति जता चुके हैं। फिर कहां से राज्यपाल का रोल आया जब 3 सदस्यीय कमेटी में लोग शाहिद भाई को तब तक सुनेंगे जब तक वो स्पष्ट कर दें राज्यपाल ने क्या क्या अड़ंगे लगाए, ये बता दे शायद पूरा शाहिद साहब। राज्यपाल हम लोग भी सुनेंगे ठहरे पूर्वक चीजों को लांघते हुए अड़ंगे। मैंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियों में भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी कार्यालय बनाकर एक नहीं राजनीतिक कार्यालय बना दिया है, राजभवन बहस बहस मुद्दे पर जिस तरह से वो नहीं जिस तरह से वो हर जो सवाल आनंद जी पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। शाहिद साहब एक बात याद हमको यहाँ पर रखनी होगी कि राज्यपाल किसी पार्टी विशेष के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वो निष्पक्ष रूप से काम करते हैं वहां पर, उनके पद के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। अरे वो हरकतें तो नहीं, महामहिम राज्यपाल की जो कार्रवाइयां हैं वो एक राजनीतिक दल की हैसियत से करते हैं। मैं वो बात कर रहा हूं कि जो महामहिम राज्यपाल जिस तरह से कार्रवाइयां बहस में ये पूरी तरह से एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से करते हैं। सवालों का उत्तर शाहिद भाई के पास। राज्यपाल की वजह से आप लोकायुक्त नहीं कर पा रहे हैं। चर्चा राज्यपाल के आचरण पर हो रही है। संवैधानिक प्रमुख नहीं, संविधान का प्रमुख महामहिम राज्यपाल होते हैं, इसलिए राज्यपाल की चर्चा होना अति आवश्यक है। आपकी जो कमेटी बनी है उसमें राज्यपाल कहाँ है? कमेटी में इस पूरे कमेटी को लोकायुक्त नियुक्त कर रहा है, उस कमेटी में कहाँ है राज्यपाल? सुनिएगा आनंद भाई, जब नाम तय हुआ तो महामहिम राज्यपाल के पास नाम भेजा गया, तुरंत जारी कर दिया, तो उन्होंने उस वक्त जारी कर दिया, उसी वक्त रोक सकते थे। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, अगर संविधान जारी करने के ऊपर दिक्कत है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि अड़ंगा अड़ा रहे हैं, अब जारी करके अड़ंगा कैसे अड़ा रहे हैं? ऑब्जेक्शन ही नहीं था ना। नहीं, सरकार संविधान के अनुसार चलती है। मैं क्या कह रहा हूं, और संविधान जो कह रहा था वो किया उन्होंने। नहीं देखिए ऐसा है, राज्यपाल का कोई राज्यपाल जिस तरह से आप गलती कर रहे हैं और आप अपेक्षा करें कि राज्यपाल रोक दे। नहीं, बिल्कुल
मैं बार बार कहूंगा भाई, आपके चैनल के आप माध्यम से क्यों महामहिम राजपाल उन्हीं लोगों का राजभवन लोगों का चयन क्यों कर रहे भारतीय हैं जनता पार्टी का जिनके कार्यालय रिश्ते बना दिया। समाजवादी पार्टी से हैं? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आपने बना पहले दिया। एक नाम तय केंद्र किया, के इशारे उनके पे दो सारे लड़के काम हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इम्पेनलमेंट वकील हैं। मैं एक बात दूसरे और व्यक्ति का बताऊं, तय किया, उनके समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनके घर पर झंडा लगा हुआ समाजवादी पार्टी का। क्या बात करेंगे भाई? ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? ओढ़ा गया है, ये अफसोसनाक बात है। लोकतांत्रिक मैं मूल्यों बात की क्या रक्षा कर तो रहा करेंगे हूं आप। कि देश में और जगह लोकायुक्त नहीं, नियुक्ति तो हो रही यहाँ है, वहाँ कोई ऑब्जेक्शन आप नहीं हो रहा विजय है। जी, एक बार करिए शाहिद ना, जी की आप बात हम क्यों सुन ऐसा लेते कर हैं, रहे उसके हैं बाद कि उनसे नहीं, सवाल नहीं पूछेंगे इस बाबत हम। भाई, शाहिद जी रखिए अपनी बात आप। मैंने क्या कहा आनंद जी कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर जब उत्तर प्रदेश की सरकार जब भी कोई लोकायुक्त नियुक्ति लगती है, जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और उनके द्वारा महामहिम जो नियुक्त हुए हैं, ये तब से हुआ है। उससे पहले देखिए आप, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति होती थी, कोई किसी तरह उसके का पहले प्रोसेस इस क्यों तरह- नहीं कर लिया आपने? नहीं, मैं बहस कर रहा हूं, कभी कुछ नहीं होता था। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की एक जो षड्यंत्र हो रहा है राजभवन के अंदर बैठकर, यह अफसोसनाक बात है। मैं शाहिद बार बार साहब, कह रहा अब हूं, एक बात मैं आपसे पूछना जाति चाहूंगा, विशेष के लोग समाजवादी को पार्टी ये के देखना- ऊपर लोकायुक्त की नहीं, नियुक्ति को मैं लेकर एक कहना बात चाह सिर्फ रहा आप हूं, जवाब दीजिएगा उनके अपना, फिर नाम एक के सवाल मैं पीछे सुन लीजिए सिर्फ आप। यादव लिखा है, इसलिए आप उसका विरोध कर रहे हैं। शाहिद जी एक सवाल मैं ये सुन लीजिए, फिर अफसोस आप की जवाब बात है। दीजिए मेरा। मैं दूसरे जो नहीं, विपक्षी देखिए दल हैं, जाति की उनकी भी राजनीति बात कर शाहिद रहा हूं। भाई मत करिए। शाहिद आप साहब एक पहले एक बार जाति आप मैं उनकी भी सवाल बात कर सुन रहा लीजिए, हूं। उसके बाद आप नहीं, जवाब आप दीजिए। मुझे देश का बताइए नहीं, कि देश का लोकायुक्त की कानून नियुक्ति को इस लेकर तरह की बात समाजवादी मत पार्टी करिए। पर नहीं, समाज नहीं, उठा नहीं, है, नहीं, वो ये नहीं है। अपने हिसाब से आप लोकायुक्त की समाज को नियुक्ति करना तोड़ने की बात चाहती मत है। करिए, आपसे समाज ज्यादा को जोड़ने की बात जातिवादी करिए। कोई संगठन ही नहीं है है ना? देश में। जातिवाद के नाम पर, मजाक के नाम पर राजनीति जब करेंगे। आपने चुनाव लड़ा तो आपने बताया क्या कि शाहिद भाई हमारा गलत बात प्रधानमंत्री करते का हैं? उम्मीदवार- शाहिद साहब, विजय साहब, आप अगर बताइए इस तरीके से चर्चा होगी तो लेकिन जनता मैं किसी की बात बात कर नहीं रहे समझ हैं। पाएगी। मैं आप जातिवाद दोनों में के से नाम पर किसी की भी बात सोचना- जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। एक ही व्यक्ति का पहली बार भी जो नाम था वो भी एक ही देखिए, जाति के था, भारतीय जनता दूसरी बार भी जो नाम था पार्टी वही नहीं एक जाति चाहती का नाम। है क्यों आप ये कि कर रहे थे? उत्तर प्रदेश में इस तरह का एक अच्छा जो माहौल है उसको ये डिस्टर्ब करने का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। शाहिद साहब, आपकी ये दलीलें अफसोसनाक आपकी बात है। दलीलें मेरे सवाल को जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं। ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस आपके पास आप करिए लौटूंगा तो। तमाम लोगों के पास इस चर्चा के लिए। हालांकि जो मोहम्मद शाहिद कह रहे हैं वो कहीं से भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार क्यों प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पा रही। ब्रेक के बाद तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, वापस चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।